बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। X2 इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम MA। ब्लैक ज़ीरो सुलेमान को कार में बिठाकर अंदर कमरे में आया और फिर इसने मेज़ पर लगा हुआ एक मखसूस बटन दबा दिया। ये ड्राइवर के लिए मखसूस इशारा था। ब्लैक ज़ीरो बटन दबाकर तेज़ से चलता हुआ कोठी के नीचे एक खुफिया तहखाने में जा पहुंचा। इस तहखाने में दीवार के साथ साथ मुख्तलिफ मशीनें भी फिट थीं। इसने कुर्सी घसीटी और एक मशीन के सामने बैठ गया। मशीन के ऊपर एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन फिट थी। मशीन का बटन दबाते ही इसमें जिंदगी की लहर दौड़ गई और साइड पर लगा हुआ एरियल नुमा तार ऊपर की तरफ जाने लगा। चंद लम्हों बाद वो छत में बने हुए एक मखसूस सुराख में गायब हो गया। अब स्क्रीन पर झमाके से होने लगे। ब्लैक जीरो मशीन पर बना हुआ बड़ा सा डायल चेक करने लगा। इसे सुई एक मखसूस हिंसे पर सेट की। सुई जैसे ही इस हिंसे पर पहुंची, स्क्रीन पर एक मंजर वाजे हो गया। ये शहर की एक खासी आबादी सड़क थी। इस सड़क पर स्याह सीडान दौड़ती हुई साफ नजर आ रही थी। फिर जैसे जैसे सीडान मुख्तलिफ सड़कों पर मुड़ती रही, स्क्रीन पर मंजर बदलते चले गए। थोड़ी देर बाद सेडान ईवान सदर के मेन गेट के सामने जाकर रुक गई। ड्राइवर ने शनाख्ती कार्ड मिलिट्री गार्ड इंचार्ज को दिखलाया और फिर गेट खोल दिया गया। सेडान अंदर दाखिल हुई और एक मखसूस पोर्च में जाकर रुक गई। सेडान के रुकते ही सबसे पहले ड्राइवर बाहर निकला और खामोशी से बरामदा पार करके एक तरफ चला गया। चंद लम्हों बाद कार का पिछला दरवाजा खुला और सुलेमान बाहर निकला। अब इस कार का रुख अंदरूनी दरवाजे की तरफ था। वो बड़े वकार से कदम उठा रहा था। दरवाजे पर खड़े स्पेशल मिलिट्री पुलिस के ऑफिसर्स ने सुलेमान को जोरदार सलूट किया और एक ऑफिसर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और फिर मौदबाना अंदाज में पीछे हट गया। सुलेमान ने सलाम के जवाब में सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था और दरवाजे से होता हुआ हॉल में दाखिल हो गया। वो इस वक्त बेहतरीन एक्टिंग कर रहा था। इसकी एक्टिंग को देखकर किसी को शक भी नहीं पड़ सकता था कि इस नकाब के पीछे X2 की बजाय कोई और शख्सियत मौजूद है। सुलेमान के अंदर दाखिल होते ही हॉल में मौजूद दीगर अफराद मौदबाना अंदाज में खड़े हो गए और सुलेमान अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद सदर मुमलिकत हॉल में दाखिल हुए और इनके कुर्सी पर बैठते ही मीटिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ब्लैक जीरो ने मशीन का एक बटन दबा दिया। अब मीटिंग हॉल में होने वाली हल्की सी सरगोशी भी कमरे में गूंजने लगी थी। कार्रवाई होती रही। सर रहमान की रिपोर्ट के बाद सदर मुमलिकत ने एक्सट्रू की तरफ सवालिया नजरों से देखा और कहा, मिस्टर एक्सट्रू, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? ब्लैक जीरो ने तेजी से मशीन का एक बटन दबाया और फिर मशीन के साथ लगा हुआ माइक उठाकर मुंह के साथ लगा लिया और फिर इसकी आवाज माइक से होती हुई वायरलेस लहरों के जरिए मीटिंग हॉल में गूंजने लगी। चूंकि इसका रिसीवर सुलेमान के हाथों में था, इसलिए यूं महसूस होता था जैसे सुलेमान बोल रहा हो, मुझे अफसोस है कि सर रहमान अपने मकसद में नाकाम रहे। आप ये केस मुझ पर छोड़ दें। मुझे तकरीबन मेरी नज़र में है। मैं जल्द ही सर सुल्तान को इन मुजरिमों के पंजों से छुड़ा लूंगा। ये मेरा वादा रहा। ब्लैक जीरो ने एक्सट्रू की मखसूस आवाज़ में कहा और माइक रख दिया। एक्सट्रू के इस वादे का मीटिंग के अरकान पर बड़ा मस्बत असर हुआ था और सदर मुमलिकत ने सर रहमान को केस बाकायदा तौर पर सीक्रेट सर्विस को रेफर करने का हुक्म दे दिया और फिर मीटिंग बर्खास्त हो गई। मीटिंग बर्खास्त होते ही सदर मुमलिकत उठकर चले गए और इसके बाद बाकी मेंबरान भी हॉल से बाहर निकल गए। सबसे आखिर में सुलेमान उठा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ हॉल से बाहर निकल आया। हॉल के बाहर मौजूद मिलिट्री पुलिस के सिपाहियों और अफसरों ने उसे सल्यूट किया और वो सर के इशारे से इन्हें जवाब देता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बरामदे के साथ ही इसकी मखसूस कार मौजूद थी। बावर्दी ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाजा खोला और सुलेमान पिछली सीट पर बैठ गया। दरवाजा बंद होते ही कार एक टर्न लेती हुई गेट की तरफ बढ़ती चली गई। गेट पर ड्राइवर ने शनाख्ती कार्ड चेक कराए और कार आगे बढ़ती चली गई। ब्लैक जीरो अब संभल कर बैठ गया क्योंकि इसके सारे प्लान का नतीजा अभी जाहिर होना था। मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई जैसे ही कार एक वीरान सड़क पर पहुंची, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार के पिछले एक टायर के परखच्चे उड़ गए। ब्लैक जीरो उछल पड़ा। हमला शुरू हो चुका था। ड्राइवर ने बड़े जोरदार तरीके से ब्रेकें लगाईं और कार उलटते उलटते बची। कार के रुकते ही इर्द गिर्द से तकरीबन 20 के करीब मुसल्लह नकाबपोश दरख्तों की ओट से निकल आए। इनके हाथों में मौजूद मशीन गनों ने आग उगलना शुरू कर दी थी और सब नकाबपोश गोलियां बरसाते हुए तेजी से कार की तरफ बढ़ने लगे और फिर एक झटके से उन्होंने कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। ड्राइवर का जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। इसकी रूह न जाने कब से अंसरी से परवास कर चुकी थी। ब्लैक जीरो ने देखा कि सुलेमान भी घबराकर दरवाजा खोलने वाले हैंडल पर हाथ रखने लगा था।
खबरदार, सुलेमान खामोशी से बैठे रहो। कार की पिछली साइड बुलेट प्रूफ है। गोलियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्लैक जीरो ने तेजी से माइक पर सुलेमान से कहा। सुलेमान ने हैंडल पर से हाथ हटा लिया। नकाबपोशों ने कार के पिछले दरवाजे से खोलने की बेहद कोशिश की, मगर दरवाजे जब इनसे किसी भी तरह ना खुले तो उन्होंने अपने लीडर के इशारे पर कार के दरवाजे के हैंडल पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, मगर नतीजा फिर भी सिफर रहा। नकाबपोश शायद इस सूरत हाल से घबरा गए थे, क्योंकि इनका मिशन फेल हो रहा था और गोलियों की आवाजों से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा था। इधर दूर से पेट्रोलिंग पुलिस कारों की सायरन भी अब नजदीक आते हुए महसूस हो रही थी। चुनाचा उन्होंने झिंझिलाकर कार पर एक बार फिर गोलियों का मेघ बरसा दिया। अचानक ब्लैक जीरो ने नकाबपोशों को पीछे हटते देखा, जैसे वो एक प्लान के तहत पीछे हटते चले गए हों। फिर नकाबपोश लीडर ने जेब से दस्ती बम निकाला और ब्लैक जीरो घबरा गया, क्योंकि बम से यकीनन कार तबाह हो जाती। इधर पुलिस कारें भी अब दूर से आती हुई साफ नजर आ रही थी। सुलेमान, बाहर निकलो, जल्दी करो। ब्लैक जीरो ने माइक पर चीखते हुए सुलेमान को हुक्म दिया। मगर गोलियां? सुलेमान ने खौफजदा अंदाज में कुछ कहना चाहा। ऐसी खतरनाक सिचुएशन से इसका कभी भी पाला नहीं पड़ा था, इसलिए खौफ से उसकी सुर्ती गुम हो गई थी। बाहर निकलो, वो कार पर दस्ती बम फेंकने वाले हैं, ब्लैक जीरो चीखा। बम का सुनते ही सुलेमान ने बिजली की सी तेजी से कार का दरवाजा खोला और फिर छलांग लगाकर बाहर निकल आया, और दूसरे लम्हे वो सामने से आने वाली कार की तरफ बढ़ा। नकाबपोश लीडर ने यूं अचानक एक स्क्रू को बाहर निकलकर भागते देखा तो इसने फुर्ती से दस्ती बम, जिसकी सेफ्टी पिन अभी तक खींची नहीं गई थी, जेब में डाल दिया और फिर अपने साथियों को मखसूस इशारा किया और उन्होंने बाकायदा मोर्चा बनाकर सामने आती हुई पुलिस कार पर फायर करना शुरू कर दिया। चंद नकाबपोश चीते की जैसी तेजी से सड़क के दरमियान मौजूद सुलेमान पर झपट पड़े। सुलेमान ने काफी हाथ पैर मारे, मगर चूंकि मुखालिफ तादाद में ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने सुलेमान को जबरदस्ती उठा लिया और सड़क के बाएं तरफ ले गए और ढलान में मौजूद एक स्पोर्ट्स कार में उसे पिछली सीट पर बिठा दिया गया। पुलिसकार और नकाबपोशों के दरमियान अभी तक गोलियों का तबादला ख्याल हो रहा था, शिद्दत से हो रहा था। स्पोर्ट्स कार में दो और नकाबपोश भी बैठे हुए थे और फिर स्पोर्ट्स कार तेजी से टर्न लेती हुई एक साइड में फैले हुए दरख्तों के जखीरे में घुसती चली गई और जखीरे से होती हुई वो एक और सुनसान सी सड़क पर पहुंच गई और फिर वहां मौजूद एक बेविक कार के करीब जाकर रुकी। सुलेमान को इस स्पोर्ट्स कार से दूसरी कार में मुंतकिल कर दिया गया और फिर दूसरी कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई एडवर्ड कॉलोनी की एक अजीमुशान कोठी के दरवाजे पर जाकर रुक गई। पोर्च में कार रुकते ही दो मुसल्लह नकाबपोश जो वहां पहले से मौजूद थे, उन्होंने तेजी से कार का दरवाजा खोला। फिर मशीन गनों की नालों पर सुलेमान को कार से नीचे उतार लिया गया। मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से होते हुए वो एक हॉल के दरवाजे पर पहुंचे। एक नकाबपोश ने दरवाजे के करीब लगा हुआ बटन दबा दिया और दरवाजा बेआवाज खुलता चला गया। सुलेमान अंदर दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा हॉल था, जो फ्लोरासेंट ट्यूबों की रोशनी से जगमगा रहा था। शाफ वाइली ने जैसे ही सतून से बंधे हुए एक्स-2 का नकाब खींचा, तमाम मेंबरान और सर सुल्तान हैरत से चीख उठे, क्योंकि सामने सुलेमान खड़ा आंखें झपका रहा था। शाफ वाइली एक दो लम्हे के लिए बेजान नजरों से सुलेमान को देखता रह गया। मेंबरान की हैरत ज़दा चीखें शाफ वाइली के कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रही थी। ब्लैक क्लार्क भी फटी फटी आंखों से ये नज़ारा देख रहा था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। फिर सर सुल्तान का जोरदार कहका गूंजा। हूँ, एक्सो को बेनकाब करने चले थे, उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, और शाप वाइली और ब्लैक क्लार्क दोनों तेजी से सर सुल्तान की तरफ मुड़े। शाप वाइली की आंखें गुस्से, नदामत और झिंझिलाहट से सुर्ख हो गई थीं। एक्सट्रू ने उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। वो सुलेमान को पहचानते थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस एक्सट्रू को उन्होंने इतने जामा और मुकम्मल प्लान के तहत पकड़ा था, वो एक अहमक का बावर्ची निकलेगा। तमाम मेंबर एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। इनके जहनों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सुलेमान ही दरअसल एक्सट्रू है? लेकिन सर सुल्तान का तंजिया कहकर इस सवाल की नफी कर रहा था। मगर क्या सर सुल्तान मुजरिमों को डॉज देना चाहते हैं? इससे पहले कि वो कुछ मजीद सोचते, अचानक वो एक बार फिर उछल पड़े। हॉल में एक्सट्रू की मखसूस आवाज गूंजने लगी थी। सब मेंबरों की नजरें बेख्तियार सुलेमान के चेहरे पर पड़ी, मगर सुलेमान के लब एक दूसरे के साथ मजबूती से पेवस्त थे। शाफवैली और ब्लैक क्लार्क, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को ये तजुर्बा हमेशा याद रहेगा। तुम एक्सू को बेनकाब करना चाहते थे। तुम दोनों ने बड़ा मुकम्मल और जामा प्लान बनाया था, मगर तुम्हारे प्लान का हशर तुम्हारी आंखों के सामने है। इसके साथ ही तुम खुद अच्छी तरह सोच सकते हो कि अब तुम्हारा क्या हशर होने वाला है। ये ठीक है कि तुमने बड़ी चालाकी से सफदर को बतौर चारा इस्तेमाल करके मेरे तमाम मेंबरान को पकड़ लिया है, मगर एक्स-2 के बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि वो तुम दोनों को एक हकीर कीड़े की तरह कुचल कर रख दे। और एक्स-2 की आवाज़ आनी बंद हो गई। तमाम मेंबरान दम बखुद रह गए। अब उन्हें इस बात का कतई यकीन हो गया था कि सुलेमान एक्स-2 नहीं है।
इन सबको गोलियों से उड़ा दो। शाप वाली ने झिंझिलाकर मशीन गन बरदारों को हुक्म दिया। मशीन गन बरदारों से ने ट्रैगर पर उंगलियां मजबूत कर ली। इससे पहले कि वो गोलियां चलाते, अचानक हॉल का दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे इमरान को बाजुओं पर उठाए 4 नकाबपोश अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बेहोश इमरान को शाप वाली के कदमों की तरफ फेंक दिया। क्या ये मर गया? शाहब ने मुस्तरबाना लहजे में पूछा। नहीं बॉस, ये तहखाने से निकल आने में कामयाब हो गया था। फिर इसने हमारे 4 आदमी मार दिए। जब हमने इसे ट्रैप किया तो ये बाल हॉल के दरवाजे के ऊपर रोशनदान से अंदर झांक रहा था। अब ये सिर्फ बेहोश है। एक नकाबपोश ने मुख्तसर से सवाल के जवाब में तवील तमहीद बांध दी। तुम जाओ, शाहब ने उन्हें हुक्म दिया और वो खामोशी से हॉल से बाहर निकल गए। इमरान की आमद से सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को काफी वक्फा मिल गया था। कैप्टन शकील ने पास खड़े चौहान को देखा और दूसरे लम्हे इसकी उंगलियां पुष्प पर बंधे हुए हाथों की रस्सियों पर रेंगने लगी। दूसरे लम्हे चौहान के हाथ आजाद थे। कैप्टन शकील के हाथ का मखसूस कंगन अपना काम कर गया था। आई कोड के जरिए चौहान को पैगाम मिल गया था। चुनाचा इसे फुर्ती से साथ खड़े नौमानी को के हाथ भी आजाद कर दिए। पहले इसे गोली मारो, शाप वाली ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर कदम बढ़ाकर एक तरफ हटने लगा। इसी लम्हे अचानक इमरान यूं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ जैसे फर्श से पर वो कभी लेटा ही नहीं था। दूसरे लम्हे शाप वाली इमरान की गिरफ्त में था। इसी लम्हे सीक्रेट सर्विस के अरकान ने भी अचानक अपनी जगह से छलांगे लगा दी और फिर कमरे में एक जोरदार जंग छिड़ गई। कैप्टन शकील का खूनी कंगन बड़ी खूबी से अपना किरदार अदा कर रहा था। एक बार तो शाप वाली इसकी जद से बार बार बाल बाल बचा था। इमरान शाप वाली को उठाकर एक गन बरदार पर फेंक चुका था। इमरान की जोरदार जरबें 3 आदमियों को फर्श पर लिटा चुकी थीं। हॉल चूंकि साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर मौजूद शाप वाली के आदमियों को पता ही न चल सका कि अंदर क्या धमाचौकड़ी मची हुई है। टाइगर एक सतून से बंधा हुआ था और बड़ी बेबसी से खौफनाक जंग देख रहा था। इसका बस नहीं चलता था कि वो भी इस जंग में शरीक हो जाए। अचानक इमरान इस सतून के हुक्म में नमदार हुआ और फिर इसके नाखूनों में लगे हुए तेज ब्लेडों ने इसके हाथ की रस्सियों को आजाद करना शुरू कर दिया और फिर टाइगर भी चीते की तरह गुर्राता हुआ जंग में शरीक हो गया। मशीन गनें इस्तेमाल करने की पोजीशन ही नहीं रही थी, क्योंकि अपने और पराये सब एक दूसरे के आगे पीछे हो चुके थे। इसलिए ये तमाम जंग दस्त बदस्त हो रही थी। टाइगर ने अचानक ब्लैक क्लार्क की गर्दन पकड़ ली और फिर एक जोरदार झटके से ब्लैक क्लार्क फर्श पर उलटता चला गया। मगर दूसरे लम्हे टाइगर भी उड़ता हुआ दूर कोने में जा गिरा और ब्लैक क्लार्क ने फर्श पर गिरते ही टाइगर को अड़ंगा मारा और टाइगर दूर जा गिरा। अचानक शार्प वैली को कोई ख्याल आ गया और उसने जेब में हाथ डाला। दूसरे लम्हे हॉल में धमाका हुआ और फिर हॉल में गहरा धुआं फैलने लगा। चंद लम्हों बाद हॉल में धुआं ही धुआं छा गया। किसी को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। धुआं भी शायद जहरीला था, क्योंकि सब लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए थे। मशीन गन उठाओ और बाहर भागो, जो सामने आए उड़ा दो, इमरान की हॉल में आवाज गूंजी। दूसरे लम्हे सीक्रेट सर्विस की मेंबरान ने अंदाजे से टटोल कर फर्श पर पड़ी हुई मशीन गनें उठा लीं। शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क और इनके बाकी साथी न जाने कहाँ गायब हो गए थे, क्योंकि धुआं गहरा होने के बाद इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। शकील, सर सुल्तान और दूसरे साथियों को खोलो, इमरान चीखा। धुएं से हर आदमी की बुरी हालत थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अब बेहोश हुए के अब हुए। इमरान ने फायर खोल दिया। मशीन की गन की तड़तड़ाहट गूंज उठी। गोलियां राउंड करती हुई दरवाजे के हैंडल को लगने लगीं और फिर इमरान ने आगे बढ़कर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो आगे बढ़ा और इसकी मशीन गन मुसलसल चहचहा रही थी। इमरान के पीछे सीक्रेट सर्विस के मेंबरान टाइगर और सर सुल्तान भी हॉल से बाहर निकल आए थे। जैसे ही इमरान बरामदे में पहुंचा, अचानक सामने इसे मुसल्लह फौजियों का एक दस्ता नजर आया। तमाम कंपाउंड में नकाबपोश मरे पड़े थे। हैंड्स अप, मशीन गन गिरा दो, एक फौजी ने चीखकर इमरान से कहा और इमरान ने मशीन गन नीचे फेंक दी। इमरान के पीछे आने वाले मेंबरान ने भी इमरान की पैरवी की और अब वो गैर मुसल्लह हो चुके थे। इसी लम्हे एक साइड से एक्स-2 नकाब लगाए बरामद हुआ। इसके हाथ में मशीन गन मौजूद थी। इमरान, मुजरिम कहाँ है? एक्स-2 ने मखसूस अंदाज में इमरान से सवाल किया। वो धुएं में तहलील होकर रोशनदान से होते हुए फिजाई बसीत में गायब हो गए हैं। इमरान की जबान में काफी देर से खुजली हो रही थी, लिहाजा मौका मिलते ही चल पड़ी। सुलेमान तुम्हारे साथ नहीं है? एक्स-2 ने इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। ओह, नंबर 2 एक्स-2, यानी टोटल करो तो एक्स-4। वो तो अंदर ही रह गया है बेचारा। और जूलिया भी वहीं रह गई है, इमरान ने कहा। तमाम मेंबरान बड़ी नदामत से सर झुकाए खड़े थे। वो अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहे थे। तुम सब लोग जाओ और आज शाम को 5 बजे राना हाउस में पहुंच जाना। सर सुल्तान को कोठी पहुंचाओ। एक्स-2 ने एक मिलिट्री ऑफिसर को हुक्म दिया और फिर इमरान को लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। हॉल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सुलेमान और जूलिया बेहोशी के आलम में सतूनों से बंधे हुए थे। इनके पीछे पीछे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे। हॉल में मौजूद धुआं अब छट चुका था।
इन्हें खोलकर अस्पताल पहुंचाओ। ब्लैक जीरो ने एक मिलिट्री ऑफिसर को हुक्म दिया। खुद इस खला की तरफ बढ़ गया जो इस सतून के बिल्कुल सामने मौजूद था। मुजरिम शायद इसी खला के जरिए गायब हुए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है। वैसे हो सकता है हाथों के तोतों की मानद उड़ गए हों। इमरान मिलिट्री ऑफिसर्स की मौजूदगी में भी बाज ना रह सका। मिलिट्री ऑफिसर्स जेरे लब मुस्कुरा दिए। वो हैरान थे कि ये अहमक सा आदमी सदर के बाद मुल्क की सबसे अजीम शख्सियत से यूं बेतकल्लुफी से मजाक कर लेता है। ब्लैक जीरो ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से खड़ा सोच रहा था। मुजरिमों को कोठी से में तलाश करो। वो यकीनन कोठी के किसी खुफिया तहखाने में मौजूद होंगे। चंद लम्हे सोचने के बाद एक्सट्रू ने हुक्म दिया और मिलिट्री ऑफिसर्स इसका हुक्म सुनते ही वापस चले गए। ओह, अभी सफदर को भी तलाश करना है। वो यकीनन जख्मी होगा। अचानक इमरान को सफदर का ख्याल आ गया और ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। सफदर को तो वो बिल्कुल ही भूल चुके थे। दोनों इस्तरारी तौर पर मुड़े और फिर हॉल से बाहर निकल गए। सफदर ने आंखें खोल दी। इसकी आंखों के सामने गहरी धुंध छाई हुई थी। किसी वाज़ेह चीज की बजाय मलगजी सी रोशनी और चंपई अंधेरे का इम्तिजाज ही इसकी नज़रों के सामने था। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध छटने लगी और इसका जहन भी साथ साथ बेदार होना शुरू हो गया। जब धुंध बिल्कुल छट गई तो इसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े कमरे के दरमियान एक पलंग पर पड़ा हुआ है। इसने बेख्तियार करवट बदली और इसके साथ ही इसके जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ती चली गई। इसके मुंह से बेख्तियार कराह निकल गई और फिर से याद आया कि इसकी पुश्त पर गोली लगी थी। गो वो पलंग पर पुश्त के बल ही लेटा हुआ था, मगर जरा सा हिलने से तकलीफ अपनी पूरी शिद्दत से उजागर हो गई थी। वो चंद लम्हों तक बेहसो हरकत पड़ा अपने लाशऊर को खरीदता रहा और फिर किसी फिल्म के सीन की तरह सब कुछ उसके जहन में वाजे होता चला गया। तो मैं इन लोगों की कैद में हूँ। उसे कमरा बंद देखकर ख्याल आया। फिर चंद लम्हों के बाद उसके मुंह में अपने खून का जायका महसूस होने लगा। दांत इतनी जोर से भिंचे हुए थे कि होंठ कट गया था। इसी से जाहिर होता था कि इस छोटे से अमल के लिए इसे कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी थी। अब सफदर मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका था और उसके साथ ही इसकी मजबूत कुव्वत इरादी भी ओत कर आई थी। और शायद ये इसी मजबूत कुव्वत इरादी का नतीजा था कि इसे तकलीफ की शिद्दत कदरे कम होती हुई महसूस हुई। इसने एक नज़र अपने सीने पर डाली। इसके सीने पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हों, तो इसका मतलब हुआ कि मुजरिमों में भी इंसानियत की कोई रमक मौजूद है, सफदर ने सोचा। मुजरिमों ने शायद ऑपरेशन करके गोली जिस्म से निकाल दी थी, या शायद गोली ऐसे रुख लगी कि वो साइड से बाहर निकल गई। बहरहाल इसे महसूस हो रहा था कि गोली अब इसके जिस्म में मौजूद नहीं है। थोड़ी देर इन्हीं ख्यालात में गुम रहने के बाद सफदर ने चौंक कर इधर उधर देखा। फिर वो बड़ी आहिस्तगी और पूरी कुव्वत इरादी को इस्तेमाल करते हुए पलंग से नीचे उतर आया। चंद लम्हों तक के लिए तो इसकी आंखों के सामने मलगजा सा अंधेरा छाया। फिर वो संभल गया। इसने पलंग का सहारा लेकर हॉल के इकलौते बंद दरवाजे की तरफ मायूस नजरों से देखा। दरवाजा लोहे का था और बेहद मजबूत था। इसके अलावा कमरे में और कोई दरवाजा या खिड़की मौजूद नहीं थी। छत के करीब हवा की आमदोरफ्त के लिए अलबत्ता चंद बारीक सुराख मौजूद थे। सफदर की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस दरवाजे को ताकत के जोर से खोल सकता। चुनाचे सवाए सबर के और कोई चारा कार फिलहाल नजर नहीं आता था। और फिर इसे कतई मालूम भी नहीं था कि वो कितना अरसा बेहोश रहा है। वैसे इसे महसूस हो रहा था कि जैसे गोली लगने के वाक़ये को सदियां गुजर चुकी हों। एक तवील अरसा। अभी वो इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि अचानक दरवाज़ा खटाक से खुल गया और फिर इसमें से दो आदमी अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरों से शदीद परेशानी और शदीद उलझन और मायूसी नुमाया थी। सफदर फौरन पहचान गया कि वो शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क हैं। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया। खूब, तो तुम्हें होश आ ही गया, शार्प वाली ने जहर में बुझे हुए लहजे में कहा। सफदर भला इसका क्या जवाब देता, खामोश रहा। शार्प, यहाँ से फौरन निकलने की कोशिश करो। मैंने बाहर बेतहाशा गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी हैं। शायद एक्सट्रू ने अपने मजीद साथियों समेत हमला कर दिया है। जाहिर है हमारे कलील से साथी ज़्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते और जल्द ही हमें तलाश करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। ब्लैक क्लार्क शायद ज़्यादा परेशान था, क्योंकि इसने एक ही सांस में इतना तवील फिक्रा कह डाला था। सफदर ब्लैक क्लार्क की बात सुनकर चौंक पड़ा। वो इसकी बात से फौरी माहौल का अंदाजा लगा चुका था और फिर इसकी सफदरियत जाग उठी। गो इसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो लड़ाई कर सकता, मगर फिर भी वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ अमल के मुताबिक सोचता, अचानक शार्प वाली ने दीवार पर लगे हुए एक बटन को दबा दिया। दूसरे लम्हे कमरे के सामने वाली दीवार हटती चली गई और सामने एक तवील सुरंग नजर आ रही थी। ब्लैक क्लार्क और शार्प वैली तेजी से सुरंग की तरफ बढ़े, मगर सफदर अचानक उछलकर सामने आ गया। वो तकलीफ से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर वो बड़े बहादुराना अंदाज में इनके सामने डट गया। खबरदार, तुम लोग इस सुरंग में नहीं जा सकते, सफदर ने कोशिश करके अपनी आवाज को इंतहाई कड़कदार बनाते हुए कहा।
वो दोनों हैरत से ठिठक गए। इनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि सफदर शदीद जख्मी और बेपनाह कमजोरी के बावजूद यूं इनके मुकाबले के लिए खड़ा हो जाएगा। सांप के बच्चे को दूध पिलाना वाकई खतरनाक होता है। ब्लैक क्लार्क ने संभल कर गुर्राहट आमेज लहजे में जवाब दिया। शाप वाली यूं तो सफदर को गौर से देख रहा था, जैसे इसकी नजरों के सामने दुनिया का आठवां अजूबा हो। सफदर की हालत ये थी कि कमजोरी और तकलीफ की वजह से इसका तमाम जिस्म लरज रहा था, मगर चेहरे पर चट्टान जैसी सख्ती थी। ब्लैक क्लार्क ने अचानक सफदर पर हमला कर दिया और वो सफदर को रगेदता हुआ पलंग तक ले गया। वो सफदर सफदर कमर के बल पलंग पर गिर गया। इसका आधा जिस्म पलंग पर था और आधा नीचे लटक रहा था, और शाप वाइली खामोशी से खड़ा तमाशा देख रहा था। अचानक सफदर ने अपनी लटकी हुई टांग ऊपर की और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। ये सफदर का मखसूस दाव था, जो इसने कामयाबी से इस्तेमाल कर दिया था। अभी कमजोरी की वजह से वो सही ताकत इस्तेमाल नहीं कर सका था, वरना ब्लैक क्लार्क शायद तड़प तड़प कर खत्म हो जाता। ब्लैक क्लार्क के नीचे गिरते ही शाप वाइली ने सफदर पर जंप लगाया, मगर सफदर बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और शाप वाइली अपने ही जोर में पलंग पर ढेर होता चला गया। पलंग इसके धक्के से फिसलता हुआ साइड की दीवार से जा टकराया। सफदर फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। अब इसके चेहरे पर जुनून के आसार थे। शदीद गुस्सा और चिल्लाहट की वजह से इसे अपनी तकलीफ भूल गई थी। अब इसके जहन के रिकॉर्ड पर सुई एक ही जगह अटक गई थी कि इन दोनों को हर कीमत पर सुरंग में जाने से रोकना है। वो तेजी से हटता चला गया। अब वो सुरंग के दहाने पर था। इधर शार्प वाइली और ब्लैक कराक इसकी तरफ बढ़ने लगे। इनके स्टाइल से मालूम हो रहा था कि अब वो सफदर को खत्म करने का तैयार कर चुके हैं। इन दोनों के हाथ जूडो के स्टाइल में उठे हुए थे। इधर सामने सफदर दोनों टांगे फैलाए एक चट्टान की तरह खड़ा था। वो इस वक्त तक इन दोनों को रोकना चाहता था, जब तक एक्सू और इसके साथी वहां न पहुंच जाते। फिर इन दोनों ने इकट्ठे ही सफदर पर छलांगे लगाई। सफदर अब फंस चुका था। अगर वो इन दोनों का हमला बचाने के लिए एक तरफ हटता, तो वो दोनों सीधे सुरंग में पहुंच जाते, और सफदर ये नहीं चाहता था। और अगर वो वहीं खड़ा होकर इन दोनों को रोकता, तो जाहिर सी बात है कि ये फिलहाल इसके बस की बात नहीं थी। इसलिए इसने दरमियानी तरीका इख्तियार किया। इसने इन दोनों की छलांग लगाते ही दोनों बाजू फैला लिए और खुद थोड़ा-सा नीचे झुक गया, और नतीजा इसकी हस्बे मंशा रहा। वो दोनों सीधे इसके हाथों से टकराए और फिर साइडों में जा गिरे। सफदर फिर सीधा खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे इसने पूरी कुव्वत से लात खड़ी होते हुए ब्लैक क्लार्क के पैरों में टिका दी और दूसरी तरफ शार्प वाली के पेट पर कराटे का जबरदस्त वार किया। इसकी कोहनी शार्प वाली के पेट पर इतने जोर से पड़ी कि 1 मिनट के लिए इसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। इधर ब्लैक क्लार्क चीखता हुआ साइड की दीवार के करीब पलंग से जा टकराया। सफदर हस्बे ताकत खासा कामयाब रहा था। इन दोनों से उलझे हुए से काफी देर हो गई थी, और अब इस पर नकाहट ने अपना गलबा पाना शुरू कर दिया था। वो अपनी पूरी कुव्वत इरादी को बुरोई कार लाकर इंतहाई कोशिश कर रहा था कि वो मुकाबले में डटा रहे, मगर फिर भी इंतहाई ताकत और बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। इससे पहले कि वो दोनों उठते, अचानक बंद दरवाजे के बाहर बहुत से कदमों की आवाज उभरी। चंद लोग दरवाजे पर आकर रुक गए थे। जहां इसकी आवाज ने सफदर के जिस्म में एक नई कुव्वत दौड़ा दी थी, वहां ब्लैक क्लार्क और शापवाइली के जिस्मों में भी जैसे बिजली की रूह दौड़ गई। उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया था कि अगर चंद मिनट भी लेट हो गए तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। चुनाचा वो दोनों चीते की तरह सुरंग की तरफ लपके, और इस बार सफदर अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने के बावजूद भी इन दोनों को ना रोक सका। इन दोनों के अंदाज में इतनी फुर्ती थी कि वो संभल ना सका, और वो दोनों इसे धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। सफदर ने गिरते हुए भी आखिरी वार कर दिया। वो गिरते ही फुर्ती से मुड़ा, और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क की टांग इसके दोनों हाथों की गिरफ्त में थी, और फिर ब्लैक क्लार्क एक झटके से नीचे गिरा। इधर अब दरवाजा तोड़ा जा रहा था। ब्लैक क्लार्क नीचे गिरते ही फुर्ती से उठा और इसने सफदर की गर्दन पर खड़ी हथेली की जरब लगानी चाही, मगर सफदर के तेजी से करवट बदल जाने की वजह से वो इसमें कामयाब ना हो सका, और एक बार फिर कलाबाजियां खाता हुआ नीचे आ रहा। सफदर इसकी टांग से जोंक की तरह चिमटा हुआ था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर चंद मिनट भी वो जिद्दोजहद करता रहा तो कम से कम एक मुजरिम तो जरूर गिरफ्तार हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे की तरफ से आने वाली आवाजों से साफ मालूम हो रहा था कि दरवाजा किसी भी लम्हे टूटने वाला है। शार्प वाइली जो आगे भाग रहा था, जब इसे महसूस हुआ कि इसके साथ ब्लैक क्लार्क नहीं है, तो वो पलटा और फिर तेजी से वापस इस जगह पर आया जहां ब्लैक क्लार्क और सफदर के दरमियान जिद्दोजहद हो रही थी। जल्दी चलो, काश इस वक्त मेरे पास रिवॉल्वर होता। शार्प वाली ने गुस्से से चीखते हुए पूरी कुवत से ब्लैक क्लार्क का हाथ पकड़कर घसीटा, और सफदर भी साथ घिसटता चला गया। और फिर इस और फिर इसी घिसटने में सफदर का सर पूरी कुवत से जमीन से टकराया, और फिर इसकी कुवत बर्दाश्त जवाब दे गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ब्लैक क्लार्क की टांग आजाद हो गई। सफदर बेहोश हो चुका था। ब्लैक क्लार्क ने भागते हुए एक उभरे हुए पत्थर पर जोर से पैर मारा, और साइड में हटी हुई दीवार अपनी जगह पर आती चली गई।
सफदर का बाकी जिस्म तो इस दीवार की हद से आगे था, मगर इसके पैर इसी जगह पर थे और फिर दीवार पूरी कुवत से बंद हुई। झटके से सफदर का एक पैर तो एक तरफ हट गया, मगर दूसरा पैर दीवार के कोने में फंस गया। एक मामूली सा रखना बच गया था, जिसके दरमियान पैर बुरी तरह फंसा हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।